अदिति, आज हमें ना जो बात करनी है वो ये कि हमने जो 6-7 हजार घायल श्रमिकों की सहायता करी है, उसमें उस जब मैंने 400 से पूछा पिछले साल कि क्या किसी ने लेबर वेलफेयर फंड से 1 लाख या 1.5 लाख रुपया लिया है जो वो ले सकते हैं, तो एक वर्कर ने भी हाथ नहीं उठाया। इस बात का मुझे बहुत अचरज हुआ। तो पहले तो आप हमारे श्रमिक साथियों को बताइए कि ये स्कीम है क्या और ये लोग कैसे ले सकते हैं। आ, तो ये एक हरियाणा सरकार की तरफ से जो श्रमिकों को चोट लग जाती है काम करते समय या फिर कार्य क्षेत्र से बाहर, उनके लिए ईएसआईसी का विकलांगता प्रमाण पत्र जो मिलता है उनको, उनके 1 साल के दायरे के अंदर उनको इस योजना का लाभ लेना होता है। एंड और जो श्रमिक अभी फिलहाल में काम कर रहे हैं और जिनका एलडब्ल्यूएफ का अमाउंट कटता हो, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। एंड इसमें 50% से लेकर के जो श्रमिक चोटिल हो जाते हैं उनको 1 लाख रुपए, और 50%, 50% से ज्यादा जिन श्रमिकों को चोट लगती है उनको 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जिन श्रमिकों को काम करते हुए या हम्म। काम से आते जाते हुए हम्म। विकलांगता हुई, हाँ। उनको जितनी विकलांगता हुई उस हिसाब से 1 या 1.5 लाख मिलेगा। अगर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट कहता है कि विकलांगता 50% से कम है तो 1 लाख मिलेगा, और 50% से ज्यादा है तो 1.5 लाख मिलेगा। जी बिल्कुल। ऐसा ही है। ऐसा ही हाँ। है। यस सर। तो में कई तरह की कागजी कार्रवाई होती है और लोग डर जाते हैं उससे। हम्म। और मुझे लगता है शायद इसीलिए कई श्रमिक साथी स्कीम का फायदा ही नहीं उठाते। तो आप ये बताइए कि इस स्कीम में क्या क्या कागजी कार्रवाई है, कितने कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या क्या वर्कर क्या कर सकते हैं उनके बारे में। इसमें वर्कर को लगभग 6 डॉक्यूमेंटों की जरूरत होती है, जिसमें पहला आधार कार्ड, दूसरा सैलरी स्लिप, तीसरा ईएसआईसी के द्वारा जो डिसीजन लेटर मिलता है वो, और ईएसआईसी मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलता है एक वो, एंड ईएसआईसी का पहचान पत्र जिसको टीआईसी भी बोलते हैं, और अगर हरी पहचान पत्र वर्कर के पास में हो तो वो। ये थोड़ा सा फ्रीज हो गया था फ्रेम, पर कोई बात नहीं। तो आपने बोला 6 डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें आपने ईएसआईसी के डॉक्यूमेंट भी मांगे, है ना। तो हम्म। अगर वर्कर ईएसआईसी में पंजीकृत ना हो तो क्या वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। इसके लिए एसआईसी में पंजीकृत होना आवश्यक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो हमने 6-7 हजार वर्कर की सहायता करी है, उसमें से 2/3 को ईएसआईसी का एक्सीडेंट के बाद मिला। हम्म। उसमें से कई सारे रजिस्टर्ड तो थे पर कार्ड नहीं था, पर कई रजिस्टर्ड ही नहीं थे। हम्म। मान लो एक इंसान ऐसी फैक्ट्री में ऐसे जगह काम कर रहा हो जहां पर ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, कंपनी को देना चाहिए था ईएसआईसी कार्ड, पर उसने उसको ईएसआईसी रजिस्टर नहीं किया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात में वर्कर को ये 1 या 1.5 लाख नहीं मिलेगा। यस सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये अभी के लिए ये काफी दिक्कत वाली बात है कई वर्कर्स के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम सेफ इन इंडिया की तरफ से सरकार के पास जाएंगे और हम्म। उनसे मांग करेंगे कि अगर एक वर्कर को एक हक था ईएसआईसी कार्ड मिलने का पर नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको 1 या 1.5 लाख नहीं मिल रहा है, तो उसका एप्लीकेशन देखा जाए। पर शायद इसमें कुछ वक्त लग जाएगा। अगर ऐसे कुछ वर्कर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमें जरूर लिखें और हम कोशिश करेंगे कि उनका केस आगे लेके जाएं। पर फिलहाल ये ईएसआईसी डॉक्यूमेंट जरूरी है। आपने अब ये इतने सारे डॉक्यूमेंट बताए, क्या ये सारी की सारी प्रोसेस ऑफिस में ही बैठ के हो सकती है, घर पे ही बैठ के हो सकती है, या ऑनलाइन भी हो सकती है। इसमें सर इस प्रोसेस को करने के लिए वर्कर हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा करके भी कर सकता है अपने आप को पंजीकृत, या फिर अगर वर्कर ठेकेदार के अंडर में या कंपनी के अंडर में काम करता है तो वो अपने ठेकेदार या कंपनी से भी काम करवा सकता है। और अगर सेफ इन इंडिया से करवाना चाहे वो ये काम, तो सेफ इंडिया वर्कर के आधार पर ऑनलाइन भी उनका काम कर सकता है।
कितना मुश्किल है? 6-7 डॉक्यूमेंट ही लोड करने हैं या कुछ और भी है इसमें? इसमें मेनली 6 डॉक्यूमेंट ही आवश्यक होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर ही प्रोवाइड करके दे सकता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर वर्कर चाहे तो वो अपना आवेदन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। वर्कर को आने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। जैसे आपने कहा कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वर्कर लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सारी लेबर वेलफेयर फंड की ये वाली जो स्कीम है, इसकी जानकारी एक वर्कर को कहाँ से मिल सकती है? इसकी जानकारी वर्कर अपने आईडी को लॉगिन करके भी जान सकते हैं, और वो हमें अगर व्हाट्सएप और हमारे हिंदी फेसबुक पेज पर हमें मैसेज करेंगे तो वहां से भी उन्हें इसकी जानकारी मिल सकती है। अच्छा, तो आप जो बात कर रहे हैं वो ये कि एक वर्कर कैसे पता करे कि वो उसको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप उस जानकारी की बात कर रहे हैं कि वो रजिस्टर करे पहले और देखे कि उसका हक है कि नहीं, आप उस जानकारी की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जानकारी भी वो हमसे ले सकते हैं कि उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जानकारी भी वो सेफ इंडिया से ले सकते हैं, या ऑनलाइन खुद देख सकते हैं? या ऑनलाइन खुद देख सकते हैं। लेकिन एक वर्कर जिसको मालूम ही नहीं है कि उसको कैसे रजिस्टर करना है, वो ऑनलाइन देखे कहाँ, वो क्या करे? वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे हिंदी फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम वो चेक करके वर्कर को जो भी जरूरी आगे का जो काम है वो हम वर्कर को सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें हर वर्कर का एक कोई नंबर होता है लेबर वेलफेयर फंड में, जो जिसके थ्रू वो उस सिस्टम पे लॉगिन करके अपना डिटेल देख सकता है, या सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे कर सकता है? कैसे होता है वो? इसमें ना वर्कर आधार कार्ड के बेसिस पे अपना अपना एक ओटीपी जाता है वर्कर के नंबर पे, तो वो उसके आधार पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना करके और पूरा डिटेल देख सकता है अपना। अच्छा, तो ये जो ओटीपी वाली बात है, ये हमेशा प्रॉब्लम होती है साथियों को, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, आपको शायद ज्यादा पता हो, कई वर्कर्स का जो फोन नंबर रजिस्टर होता है वो उनका अपना नहीं होता, वो अपने ठेकेदार या मालिक डाल देते हैं अपना नंबर, या वो अपना नंबर उनका चेंज हो जाता है तो उनको ओटीपी नहीं मिल पाता। ऐसे आपकी क्या सलाह है कि वर्कर को क्या करना चाहिए, और अगर उसको ये दिक्कतें हो रही हैं तो क्या करे वो? वर्कर को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो है वो अपनी नियोक्ता से रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। अगर वो ठेकेदार के रोल पे है तो ठेकेदार को बोल करके वो अपना जो मोबाइल नंबर है वो एलडब्ल्यूएफ में रजिस्टर्ड करवाएं पहले। अच्छा, लेकिन अगर मान लो ठेकेदार मना कर दे, कई बार मना कर देते हैं वो, राइट, या मालिक मना कर दे, तो फिर ओटीपी तो उनको जाएगा, तो फिर उनको मालिक या ठेकेदार के साथ बैठ के रजिस्ट्रेशन बिना किए वो अटक जाएंगे, ऐसा ही है या कुछ और हो सकता बिल्कुल यही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, विदाउट है? मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सब वर्कर्स को बार बार बोलते रहते हैं, कि आप चाहे वो ईएसआईसी हो, चाहे वो लेबर वेलफेयर फंड हो, या कोई भी सरकारी पोर्टल हो, मोबाइल नंबर अपना ही होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो लोग नंबर चेंज करते रहते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप सिस्टम से गुम हो जाते हो और दिक्कतें डबल हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए, कई वर्कर आप कितने वर्कर्स की आप सहायता कर चुके हैं इस लेबर अब वेलफेयर फंड में? अभी तक लगभग हमसे 150 से 200 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से 50 से 60 वर्कर हमसे आवेदन अपना प्रोसेस करवा चुके हैं। और कुछ किसी को पैसे आए हैं अब तक, या अभी तक प्रोसेस ही चल रही है? अभी तक लगभग हम कुल मिलाकर के 25 लाख रुपए वर्कर्स को दिलवा चुके हैं। अच्छा, सो 20 से 25 वर्कर को पैसे मिल चुके हैं। और इसमें कितना वक्त लगा, ये कब से चल रहा है और कितना वक्त लगा? ये अभी हमने काम, क्योंकि लेबर वेलफेयर का अभी कुछ 3 महीने पहले ही शुरू किया है, तो 3 महीने में जितने हमारे पास में आवेदन आए, तो हम 3 महीने से लगातार इस काम पे लगे हुए हैं, और अभी तक कुछ आवेदन हमारे प्रोसेस में भी हैं जिनका पेमेंट अभी अंडर प्रोसेस ही चल रहा है। तो लगभग इस सारी प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो 1 से 1.5 महीने उनके पेमेंट आने तक लग जाता है समय। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जैसे ईएसआईसी में कई बार पेंशन लगने में 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं। ये आप कह रहे हो कि इस
लेबर वेलफेयर फंड की इस स्कीम में 1-2 महीने में पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। ये तो एक अच्छी बात है। सिर्फ डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद, डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद 1 से 2 महीने, करेक्ट? जी। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि श्रमिक साथी जिन जो घायल हो रहे हैं वो इस स्कीम छोड़े ना, ये मिल सकता है और बहुत मुश्किल नहीं है। और क्या मुश्किलें आ रही हैं आदित्य, जब आप वर्कर से बात करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करवाते हैं, और क्या 1-2 मेन दिक्कतें क्या हैं जो वर्कर्स को आती हैं? लगभग सबसे ज़्यादा जो दिक्कत शुरुआती में आती है, वो आती है ओटीपी की प्रॉब्लम। जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले बात कर ही रहे थे मोबाइल नंबर से संबंधित। तो एक तो वर्कर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाएँ एलडब्ल्यूएफ में, है ना? दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है अंशदान की। कई बार वर्कर का एलडब्ल्यूएफ का पैसा काट तो लिया जाता है, लेकिन उसको जमा नहीं किया जाता है। तो कई बार ये होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो वो योजनाएं नहीं दिखती हैं, तो उसके लिए एलडब्ल्यूएफ में जो उनका अंशदान है वो नियमित रूप से जमा होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो वो योजनाएं फिर दिखती नहीं है ऑनलाइन पोर्टल पे। एंड उनको एक प्रॉब्लम आती है सैलरी स्लिप्स को लेकर के। तो सैलरी स्लिप, मेरा यही संदेश है सभी साथी श्रमिकों को कि वो सैलरी स्लिप हमेशा अपने एम्प्लॉयर से लें। जब उनका जैसे लास्ट जो मंथ है तो उसका सैलरी स्लिप वो हमेशा लें। और मेन एक प्रॉब्लम आती है कि जब वर्कर को चोट लगती है कंपनी में, तो वर्कर कंपनी दूसरी जगह काम करने लग जाता है उस कंपनी को छोड़ करके। तो उस कंपनी से अपने आप को एग्जिट करवा लें वो, जिसकी वजह से 2 वीआईपी आईडी शो होती हैं। तो जिस भी कंपनी में आपको चोट लगी है, उस कंपनी में या तो आप काम कर रहे हैं, अगर आपने छोड़ दिया है काम तो आप अपने आप को वहां से नॉट वर्किंग शो करवा लें। एंड पांचवी जो चीज होती है वो होती है कि नियोक्ता जो होता है वर्कर का, वो उसका आवेदन अप्रूव नहीं करता है। तो उसके लिए वर्कर लिखित में शिकायत पत्र दे सकता है। एक श्रमिक शिकायत पत्र दे सकता है लेबर वेलफेयर अधिकारी को। तो मेनली ये दिक्कतें आती हैं जब हम आवेदन करते हैं। तो इस आपने काफी सारी दिक्कतें बता दी, इसमें 2-4 में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ठीक है। पहली बात आपने बोली कि वर्कर को लेबर वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन करते रहना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन रुक गया, अंशदान रुक गया, तो ये पैसा रिस्क में आ सकता है। अब एक घायल वर्कर है, उसका जो मालिक है या ठेकेदार है, वो उसकी सैलरी में से लेबर वेलफेयर फंड काट के जमा करवा रहा होता है ना? अब अगर नई जगह जाएगा तो वो भी जरूरी है कि ऐसी ही जगह जाए जहां पर लेबर वेलफेयर फंड कट रहा हो। अगर वहां लेबर वेलफेयर फंड ना कट रहा हो तो फिर स्कीम में दिक्कत है, फिर मिलना मुश्किल है। करेक्ट? बिल्कुल सर। राइट। तो पहली बात यह है कि वर्कर को ध्यान रखना चाहिए कि उसका लेबर वेलफेयर फंड कट रहा है, पुराने काम में भी और नए काम में भी, अगर नया काम में जाए तो जी। और उसी से कनेक्टेड आपने शायद ये भी बोला कि ऐसा ना हो कि वर्कर काम करना बंद ही कर दे। अगर वो काम करना बंद कर दे इलाज के बाद, ठीक होने के बाद, तो फिर स्कीम में दिक्कत है। ऐसा है? बिल्कुल सर। ठीक है। तो काम करना जरूरी है, लेबर वेलफेयर फंड कटना जरूरी है। ये दोनों बातें जरूरी हैं, दोनों बातें जरूरी हैं। लेकिन अगर मालिक या ठेकेदार, पुराना या नया, लेबर वेलफेयर फंड नहीं काट रहा है, काटना चाहिए उसको, पर नहीं काट रहा है, नहीं जमा करवा रहा है, तो फिर वर्कर कुछ कर सकता है? हाँ, वर्कर लिखित में शिकायत दे सकता है लेबर वेलफेयर अधिकारी को, गुड़गांव में और फरीदाबाद में। अच्छा, तो ये शिकायत एक कागजी पत्र जा सकता है या ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन भी वर्कर शिकायत कर सकते हैं और लिखित में भी वो शिकायत कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास उनका ईमेल एड्रेस है? हमारे पास वर्कर का ईमेल एड्रेस नहीं होता है। नहीं, वर्कर का नहीं, जहां कंप्लेन करनी होती है। कंप्लेन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे, जब हम लेबर वेलफेयर के पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे नीचे उसमें कंप्लेन का ऑप्शन आता है, तो वहां पे जाकर के वर्कर कर सकता है कंप्लेन। ठीक है। तो इसका मतलब अगर वर्कर को दिक्कत हो रही हो तो फिर वो हमसे बात कर सकता है, हम उसको बता सकते हैं कि वो कैसे कंप्लेन कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। आपने ये भी बताया कि जब किसी कंपनी से एग्जिट करे तो
एग्जिट का भी कागज ले। ये क्या है ये कागज, ये इसमें क्या लिखा होता है? मुझे मालूम नहीं है कि वर्कर को समझ इस बात की है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि जिस ठेकेदार के अंडर में वर्कर काम करता था तो उसका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है। तो जब वो नए ठेकेदार के अंडर में जाते हैं तो वहाँ पे उनका नया आईडी रजिस्ट्रेशन होता है डब्ल्यूएफ के लिए। लेकिन जो जहाँ पे वो पुरानी जगह काम कर रहा था और जहाँ पे वर्कर को चोट लगी थी, उन्होंने वर्कर को अभी भी वर्किंग में दिखा रखा होता है। तो जिसकी वजह से उसका 2 जगह वर्किंग में शो होता है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसकी वजह से प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है। तो यही है कि जहाँ पे वो पहले काम कर रहे थे वहां से अपने आप को एग्जिट करवा लें एलडब्ल्यूएफ के पोर्टल से। अच्छा, अच्छा, एलडब्ल्यूएफ के पोर्टल से एग्जिट करवा लें। जी अच्छा अच्छा, कोई और कागज की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोर्टल से एग्जिट करवाना है। बिल्कुल, सिर्फ पोर्टल से ऑनलाइन ही। अब मैं क्लियर हूँ इस बात को, ठीक है। और कई बार ऐसे भी होते हैं, आपने भी शायद मुझे बताया था कि उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो मालिक या ठेकेदार को अप्रूव करनी होती है और वो अप्रूव नहीं करता। बिल्कुल। वो क्या दिक्कत है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, वो दिक्कत होती क्या है और उसके लिए वर्कर कर क्या सकता है? अप्रूवल जरूरी होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि जब हम यहाँ से आवेदन करते हैं तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन जाती है मैनेजमेंट के पास में। तो वहाँ से वो जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक आगे प्रोसेस नहीं होती है। और मैनेजमेंट का अप्रूवल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें लिखित में लिखा हुआ रहता है कि ये वर्कर हमारे यहाँ पे इतनी तारीख से काम कर रहा है और ये इस पद पे कार्यरत है। तो इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो हमने कई बार देखी है कि वर्कर्स के एक्सीडेंट पुराने होते हैं, वो अपने गांव चले जाते हैं या उनको सहायता नहीं मिलती किसी से, या वो खुद अपना हक मांगने आगे नहीं आते हैं, एक्सीडेंट पुराना हो जाता है, उसकी विकलांगता पुरानी हो जाती है और फिर बहुत बाद में वो सरकार में या ईएसआईसी में पैसा लेने जाते हैं, तो उससे बहुत दिक्कतें आती हैं। ईएसआईसी में तो हम रोज देखते हैं। लेबर वेलफेयर फंड में क्या है, अगर कितना टाइम लिमिट है इसके दौरान उसको आना ही पड़ेगा और उसके बाद बहुत देर हो चुकी है, और अगर देर हो जाए तो क्या करे वो? अगर वर्कर काम कर रहा है, वो वर्किंग में है और उसको अगर चोट 50% से ज्यादा लगी है, तो वर्कर अपने जहाँ पे वो गांव में रह रहा है, जिस भी क्षेत्र से वो बिलोंग करता है, जिस भी राज्य से वो बिलोंग करता है, वहां से वो अपना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं सिविल हॉस्पिटल से। तो उसके आधार पर हम उसका पंजीकरण कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन के लिए आगे प्रोसेस हो सकती है प्रक्रिया। अच्छा, तो उम्मीद है। उम्मीद है। हमारा अभी तक ऐसा कोई केस हुआ है? अभी तक ऐसा हमारे पास में 1-2 केस हुए हैं जिनका अभी प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या। पर आप ये कह रहे हो कि उम्मीद ना छोड़ें, कोशिश करें, हमसे कांटेक्ट करें और हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये जो आपने 6 डॉक्यूमेंट की बात करी, हाँ, आप हम्म। हमारे श्रमिक भाइयों को एक एक करके उन 6 डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए कि वो हैं क्या। आधार कार्ड तो ऑब्वियस है, सबको मालूम है, पहला आपने बोला आधार कार्ड। बिल्कुल। दूसरा, धीरे धीरे हर एक के बारे में बताइए कि वो है क्या, कि लोगों को समझ में आ जाए। पहला जो है आधार कार्ड है, जो कि हर वर्कर के पास में होता ही है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है सैलरी स्लिप का। सैलरी स्लिप जिस भी महीने में वो वर्कर आवेदन करता है या फिर हमसे आवेदन करवाता है, तो उसको अपने लास्ट महीने की, जैसे आवेदन जनवरी में हुआ तो उसको दिसंबर की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है ईएसआईसी के द्वारा दिया हुआ डिसीजन लेटर, जो कि वर्कर को पेंशन बनने के टाइम पे मिलता है या फिर उसके घर पे वो जाता है लेटर। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वर्कर को, जो कि कई बार डिसीजन लेटर के साथ ही अटैच आता है। पांचवा जो सर्टिफिकेट है वो है ईएसआईसी कार्ड, या फिर इसको ई पहचान कार्ड और टीआईसी भी कहते हैं। तो वो वर्कर को नियोक्ता द्वारा मिलता है जब वर्कर की ज्वाइनिंग होती है। और छठवा जो डॉक्यूमेंट है वो है हरियाणा पहचान पत्र, अगर वर्कर के पास में हो तो। क्योंकि हरियाणा पहचान पत्र अगर हर वर्कर के पास में ना हो
तो अगर किसी के पास में हो तो वो उसको लेकर के आ सकते हैं, पर अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ये जो आपने 3 डॉक्यूमेंट तो ईएसआईसी के हैं, ईएसआईसी ये पहचान कार्ड, ईएसआईसी डिसीजन लेटर और ईएसआईसी मेडिकल बोर्ड जी। का लेटर, राइट? 3 डॉक्यूमेंट ईएसआईसी। तो एक तो ये बात पक्की हो ही गई है कि अगर कोई वर्कर आज ईएसआईसी में रजिस्टर्ड नहीं है या उसको मालूम नहीं है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो ऐसे एक बिजनेस में, ऐसी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां 10 से ज्यादा लोग हैं, वर्कर और दूसरों को मिला के, तो उसको ईएसआईसी की मांग अभी करनी चाहिए, विकलांगता हो या ना हो। क्योंकि अगर बिल्कुल। कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको ये 3 डॉक्यूमेंट ना मिले तो आपके 1 से 1.5 लाख का नुकसान हो गया। ये मैं सही कह रहा हूं आदिति? बिल्कुल सर। बाकी डॉक्यूमेंट तो फिर भी वर्कर के कंट्रोल में है। ये तीन और एक सैलरी स्लिप। अब कई वर्कर्स को सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती है, तो ये जरूरी है कि वर्कर सैलरी स्लिप की डिमांड करना शुरू करें, लेना शुरू करें, क्योंकि वो ना होगा तो फिर नुकसान होगा। शायद इसी वजह से हजारों वर्कर जो हमारे पास आए हैं उन्होंने ये फायदा लिया नहीं है। अच्छा अदिति, आप ये बताइए जाने से पहले 2 सवाल। एक तो ये कि हमने काफी डिस्कशन कर लिया, कोई बात जो मेरे से मिस हो गई हो, कोई और मैसेज देना चाहते हो वर्कर्स को? सिर्फ मेरा वर्कर को यही कहना है कि वर्कर अपना जज्बा बनाए रखें और वो किसी भी तरह चोट लगने के बाद में नौकरी छोड़कर घर ना जाएं और काम करते रहें, या फिर दूसरी कंपनी में भी अगर काम करें तो वहां पे उसका LWF कटते हुए होना चाहिए और हमसे निरंतर संपर्क में रहें। और हमारा व्हाट्सएप चैनल, हमारा हिंदी फेसबुक चैनल पे हमें मैसेज करके जुड़ सकते हैं वो, और हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो आपने 3 महीने पहले ही काम शुरू करा, 100 एप्लीकेशंस के ऊपर हमारा काम चल रहा है, 25 लोगों को मिल भी गया है। इस साल का क्या प्लान है? कितने वर्कर्स, कितने करोड़? इस साल हमारा जो प्लान है वो है 1 करोड़ से ज्यादा हम वर्कर्स को इसका जो लाभ है वो हम प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे। तो हमारा यही मैसेज है सबको, आप खुद ये हक मांगिए, खुद ये हक लीजिए, सीधा लीजिए अगर ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो सेफ इन इंडिया के पास आइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और जैसे हमने 6000 वर्कर्स जिनको हमने 50 करोड़ से ज्यादा की पेंशन दिलवाई है आज तक ईएसआईसी से, और उनके इलाज में सहायता करी है, उनसे हमने आज तक एक भी पैसा नहीं लिया है और ना हम कभी लेंगे। तो हम यहाँ पर इनकम के लिए बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ आपकी सहायता के लिए हैं। तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू आदित्य। थैंक यू।